फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, दोनों पार्ट अपने क्या हो गए जी, कवरअप हो गए। अब कवरअप हो गए, इसमें असाइनमेंट दी गई थी गुरशरण, फिर से बोल रहा हूँ दोबारा ट्राई कर, ठीक है, मतलब अब चाहे माइंड कर चाहे ना माइंड कर, इसको दोबारा तुझे ट्राई करनी है। आधे से ज्यादा क्वेश्चन इसके वाकई मतलब इतने डाउट नहीं आ सकते हैं इस असाइनमेंट में, इतने डाउट हम नहीं ला सकते। अब मैंने कॉमन डाउट निकाल लिए, बट आपने जो मेरे को भेजे थे ना उसके कुछ कॉमन डाउट निकाल लिए, किसी के कुछ रह जाएंगे कुछ हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सबके कुछ ना कुछ डाउट तो आएंगे ही आएंगे। तो मेरे पास जो भी आ रहे हैं एक एक करके कवरअप करते हैं। टोटल कुल मिलाकर इसमें कितने क्वेश्चन थे बेटा? 70 क्वेश्चंस। आपने टाइम से ट्राई किए, बहुत बहुत बढ़िया बात। अब इसके जितने भी डाउट्स होते हैं, डाउट क्वेश्चन जो है वो एक एक कर आ रहे हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहले असाइनमेंट ले लो जी, मेरे को भी गलत मिल गई, +1 वाली असाइनमेंट उठा के लेके, तो चैप्टर का नाम तो पढ़ लेते हैं। ये लो जी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर बेट नहीं, वो इतना तो पता होगा, ग्रेविटेशन 11वीं में आता है। ये तो पता होगा, ग्रेविटेशन 11th का चैप्टर है, और ऐसी बात नहीं है, तू ऐसा मत बोल, बच्चों को पता है। गौरव से तुझे पता है ना कौन सा चैप्टर चल रहा है? मैं भी तो मैं भी तो जनरली पूछ रहा हूँ उससे। गौरव से तेरे को पता है ना कौन सा चैप्टर चल रहा है? हिमांशी तेरे को पता है ना कौन सा चैप्टर चल रहा है? मॉडर्न फिजिक्स चल रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक। ऐसा मत बोलो, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। चलो जी करते हैं स्टार्ट। सेकंड क्वेश्चन देखो, जितने भी आते हैं अब 1 to 1 नहीं है, ठीक है। अब इससे एक ये भी फायदा हो जाएगा, ये जनरल डाउट है, हम नाम लेके पूछते होते ना, तो कई बार क्या होता है फिर डाउट कराते वक्त जिस बच्चे का डाउट है उस तरफ अपनी ऑटोमेटिकली कंसंट्रेशन चली जाती है। अब कॉमन डाउट है, मुझे पता ही नहीं कौन से वाले बच्चे का है, तो जनरल क्लास अपनी चलती रहेगी। ओके, जिसने कर लिया है बहुत अच्छी बात है बेटा, जिसने नहीं किए तो मैं आपको बोलता होता हूँ कि जब बच्चे काम नहीं कर आते हैं तो ठीक है, उनको डांटना चाहिए, ये है वो है, लेकिन मैं डांट कर बिना मतलब का टाइम खराब करने में टाइम वेस्ट नहीं करता। मैं बच्चों को ये कहता हूँ चल कोई बात नहीं, करके नहीं आए आज जाके कर लेना, लेकिन क्लास में 10 क्वेश्चन हो, 15 हो, 20 हो, 5 हो, जितने भी हो, कम से कम क्लास में ना कंसंट्रेशन बना देना तो काम आ जाएंगे आपके। ओके, तो किए हैं अच्छी बात है, नहीं किए और अच्छी बात है, यहाँ पे ज्यादा ध्यान से सुनोगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 से मैंने स्टार्ट किया। केशव हमारा मुस्कुराता जा रहा है, कहता मैं तो करता ही नहीं, मेरे लिए सबसे बढ़िया बात है कि मैंने किए ही नहीं है। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहली है इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट। ये तो सही लग रही है। ओके, देखते हैं। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट। देखो लग तो सही रही है पहली, लेकिन वर्क फंक्शन का भी कंसेप्ट होता है, हर बार लाइट ने फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं करने होते हैं, इसलिए आगे भी पढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज मोर फॉर लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ इन कंपैरिजन टू दैट ड्यू टू शॉर्टर वेवलेंथ। देखो जितनी वेवलेंथ ज्यादा होगी उतनी ही इंसिडेंट लाइट की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। जितनी आप देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड का फार्मूला क्या है बेटा आपके पास? hc/λ माइनस वर्क फंक्शन है कि नहीं, जवाब दे दो। एच न्यू जो काइनेटिक एनर्जी होती है इसकी, ये एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट है, ये तो फिक्स है। ये जितना ज्यादा करते जाओगे ये वैल्यू उतनी कम होती जाएगी, जवाब दे दो। ये जितनी कम होती जाएगी काइनेटिक एनर्जी उतनी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो अगर वेवलेंथ लॉन्गर है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। लेकिन सेकंड ऑप्शन क्या कह रही है आपकी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज मोर फॉर लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, तो ये गलत होगी इसमें। तीसरी ऑप्शन का है, इसमें 3 ही ऑप्शन है, अच्छा 4 उधर है। तीसरी होगी बोथ ऑफ द अबव, और चौथी होगी नन ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या बनना चाहिए फिर, नन ऑफ द अबव। पीछे से मिलाओ आंसर इसका, नन ऑफ द अबव ही है। ठीक है जी, बन गई बात। जिसका जो भी डाउट था फर्स्ट में, पता क्या पंगा था, बंदा समझता है यार बात तो सही है, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड व्हेन मेटल सरफेस व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट। इसने सिर्फ बोला कि जब लाइट पड़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, एमिट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन एमिट करने के लिए कुछ ना कुछ वर्क फंक्शन का भी कंसेप्ट है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है जी, प्रिया मिल गया टाइम तेरे को आने का? यस सर। अब कितने दिन बाद आएगी ये क्लास लगा के, फिर तू कितने दिन के लिए छुट्टी चली जाएगी? मंडे से रेगुलर, मतलब कल नहीं आएगी जब हम क्लास लगाएंगे? हाँ है बिल्कुल, फिर आ जाएगी। चलो अब कितने दिन तक रेगुलर रहेगी फिर मंडे से? जब तक अगले एग्जाम नहीं आते। अमृतसर नहीं जाना तूने अब बीच में? अमृतसर भी तो चले जाती होती है, तूने अच्छा मजाक बना रखा है। सेकंड क्वेश्चन डन हो गया भाई। ये गौरीशा बेचारी अकेले अकेले, मतलब पहले 2-4 दिन तो इसने सहन किया अकेले बैठना, कि भी प्रिया नहीं है, चलो एक दिन वेट करती हूँ, 2 3 4, जब 4-5 दिन हो गए इसने भी आना छोड़ दिया, कहते मैं भी नहीं आता। पूछ लो उसे, ऐसे किया था ना गौरीशा?
अच्छा नहीं, बात तो हम तो ये समझेंगे कि गौरीशा ने भी तेरे चक्कर में ना गाना ही छोड़ दिया, कहती जब प्रिया आएगी तभी आऊंगी मैं। चलो अभी सेकंड क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया? 6 आ गया। ठीक है, कंसंट्रेट करना, और जो टॉपिक मिस हुए हैं उनके फिर लेक्चर आपको क्या करने पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे। ओके, 6 क्वेश्चन देखो जी, जिसका भी डाउट है, हम पूछते ही नहीं किसका है, अब कॉमन मैंने छांट के कर दिए। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वी एज्यूम द फोटोन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी एंड इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल। हम मान के चलते हैं कि जो फोटोन की एनर्जी होती है वो मेटल सरफेस क्या कर लेता है, कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता है। कुछ इजेक्ट करने में लग जाती है, कुछ उसको काइनेटिक एनर्जी के रूप में मिल जाती है, पता है आपको। देन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीजेस व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इंक्रीजेस, देखो बेटा, डिक्रीजेस व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इंक्रीजेस। फ्रीक्वेंसी से मेरे हिसाब से फोटो इलेक्ट्रिक करंट को कोई फर्क नहीं पड़ता था। याद करो ये ग्राफ, इसमें हम कहते थे अगर नहीं होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो नहीं होगा, लेकिन अगर हो गया तो उसके बाद फ्रीक्वेंसी पे तो मेरे ख्याल से डिपेंड नहीं करता। बाकी देखते हैं क्या आंसर बनता है। तो फर्स्ट गलत आ रहा है, इंक्रीजेज व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन इंक्रीजेज, ये भी गलत बनेगा। फिर डज नॉट डिपेंड ऑन फोटोन फ्रीक्वेंसी बट ओनली ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट बीम। जल्दी बता लो, थर्ड ही इसका आंसर है क्या? पीछे से आंसर मिलाओ, थर्ड ही आंसर है। तो सीधा ही क्वेश्चन था। अब मैं तभी तो कह रहा हूं इसके क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा बेटा मुश्किल वाले हैं ही नहीं है। ये क्वेश्चन जो है, जो हमने ग्राफ कराए हैं, ग्राफ्स के दम पर ही हो रहा है। फर्स्ट ग्राफ क्या कहता है, इंटेंसिटी के साथ फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होता है, ये सेकंड ग्राफ था। सेकंड ग्राफ कहता है फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज नहीं होता। हाँ, थ्रेशोल्ड से कम होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता ही नहीं है। किस किस को ये क्वेश्चन समझ में लग गया, ये बता दो। लग गया जी, जिसका भी डाउट रहा होगा क्लियर हो गया होगा। ओके, इससे क्या होगा बेटा, क्वांटिटी बहुत ज्यादा है ना क्वेश्चंस की, यहाँ पे क्वांटिटी ज्यादा थी हमारे पास, तो कम से कम ये असाइनमेंट चलेगी भी। अगर हम 1 to 1 ऐसे पढ़ जाते ना तो वहीं के वहीं लटक जाना था हमने। क्वेश्चन नंबर बेटा 2 हो गए हमारे। अब 8th नंबर क्वेश्चन है, जिसका भी डाउट होगा चेक करेगा। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन ए फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट इज डबल देन स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी। ओके, यहां ध्यान देना, स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात कर रहा है, फ्रीक्वेंसी डबल की है। क्या आपको पता है जो ई मैक्स होती थी, एक फार्मूला था हमारे पास, ई मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, यानी कि वर्क फंक्शन, ऐसे ही फार्मूला। इसको क्या मैं ई वी नॉट लिख देता होता हूं, इसको क्या मैं एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट ऐसे भी लिख देता हूं। बोलो समझ गए, ई तो कांस्टेंट ही है। क्या ये फार्मूला मैंने बार बार यूज किया है, डिवाइडेड बाय ई माइनस एच न्यू नॉट डिवाइडेड बाय ई। जवाब दे दो थोड़ा सा, किया ही हुआ है। ये एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, जल्दी बोलो, फिक्स्ड क्वांटिटी है। अगर तुमने फ्रीक्वेंसी डबल कर दी तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। समझ गए, जिसने माइनस होना है इसमें से वो नहीं डबल हो रही, ये वाला फैक्टर डबल हो रहा है। अगर ये बेटा होता ही ना, मान लो ये वाली चीज होती ही ना, तो फ्रीक्वेंसी डबल होने से ये भी क्या हो जाता, डबल हो जाता। लेकिन यहां पर ये क्वांटिटी भी है ना बेटा, ये डबल हो रहा है लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, तो इसमें पता क्या चेंज आएगा, डबल से थोड़ा ज्यादा आएगा। चेक करके देख लो, आप एग्जांपल लेकर देख लो, कोई एक एग्जांपल लेकर देख लो। मान लो हमने बोला कि जो इंसिडेंट लाइट है उसकी एनर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन है मान लो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो यहां से ईवी नोट आनी थी बेटा, ईवी नोट था ना ये कितना आ जाएगा आपका, लेट 10 में से 3 के तो कितना आ गया, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आते। जवाब दे दो भाई, सही है, मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं, वैसे मैंने आंसर दे दिया हुआ। अब अगर मैं फ्रीक्वेंसी डबल कर दूं तो 10 का क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये तो हो गया 20। अब ये माइनस होने वाला तो अभी भी क्या है, 3 ही है, और 20 में से जब तुम 3 माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा, 17 आ गया। अब 7 का डबल करते तो कितना आएगा, 14 आना चाहिए ना, लेकिन आंसर कितना आ रहा है, 17 आ रहा है, यानी डबल से भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। किसी को समझ में मिलेगा ये क्वेश्चन, डबल से भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। मैंने इसको रफली क्या समझाया था कि ये फैक्टर डबल हो रहा है बेटा, लेकिन जिसने माइनस होना था, मतलब यहां पे नहीं ना हमने डबल किया, बाहर थोड़ी डबल किया। अगर बाहर डबल करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। लेकिन सिर्फ ये फैक्टर डबल हुआ, माइनस होने वाला डबल नहीं हुआ, डबल से थोड़ा क्या आएगा, ज्यादा है। वाकई में समझ में लगा क्वेश्चन, आगे से इस पॉइंट को याद भी रख लेना, ठीक है, पॉइंट को याद भी रखना पड़ेगा। तो इट वाज अवर थर्ड क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपके डाउट्स में से आया है, क्वेश्चन नंबर 11। कलेक्टर प्लेट इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज केप्ट वर्टिकली अबव द एमिटर प्लेट। कलेक्टर किसको बोल रहे हैं,
कलेक्टर प्लेट किसको बोलोगे? हमने जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप पढ़ा हुआ है, एक को क्या बोलता था मैं? कैथोड। दूसरे को क्या बोलता था? एनोड। भाई इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट कौन कर रहा है? एनोड कर रहा है ना। तो यहां पर कलेक्टर का मतलब क्या है? एनोड। समझ गए? अलग अलग बुक में अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज होती है। जहां से आपने पढ़ा उसको, उसमें हम कैथोड एनोड बात कर रहे थे। सवाल डालने वाले ने जिस बुक से डाला उसमें उसको क्या बोलता होगा? कलेक्टर बोलता होगा। ठीक है जी। तो कलेक्टर क्या बोला उसने? ऊपर है कलेक्टर प्लेट जिससे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करवाने हैं, वो नीचे है। तो कलेक्टर प्लेट इन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोइलेक्ट्रिक डिवाइस केप्ट वर्टिकली अबव द एमीटर प्लेट। ये एमीटर है, देखो इसको एमीटर बोल दिया अगले ने। इसको क्या बोल दिया? कलेक्टर बोल दिया। एंड लाइट सोर्स इज पुट ऑन एंड सैचुरेशन फोटो करंट इज रिकॉर्डेड। इस पे लाइट डाल दी गई है, राइट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, कलेक्टर कलेक्ट कर रहे हैं और सैचुरेशन करंट आ चुका है। सैचुरेशन करंट आपने पढ़ा हुआ है, सैचुरेशन करंट आ चुका है। अब आगे क्या पूछा गया है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच ऑन विच इज वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकली डाउनवर्ड का मतलब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ऐसे ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। तो उसने बोला वर्टिकली डाउनवर्ड का मतलब पता क्या हुआ? कि मतलब सिंपल वाली सिचुएशन है, कलेक्टर पॉजिटिव है और ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है? कलेक्ट कर रहा है। सिचुएशन क्लियर है? तो थोड़ी कंफ्यूजन, कलेक्टर क्या है, एमिटर क्या है, वो दूर हो गई। अब उसके हिसाब से अब देखो, कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन विच हैज वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, द फोटो करंट विल इंक्रीज, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज, द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल डिक्रीज एंड द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ विल इंक्रीज। जब इसको ऑन करोगे ये तेज हो जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज, स्टॉपिंग पोटेंशियल विल डिक्रीज। स्टॉपिंग पोटेंशियल को तो देखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। थ्रेशोल्ड तो नेचर पे डिपेंड करती है, उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बचा क्या? फोटो करंट विल इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज। क्या इसका आंसर सेकंड है? पीछे से चेक करो, क्या इसका आंसर सेकंड है? ठीक है। अब देखो इन दोनों में थोड़ा सा एक जैसी लग रही है। वैसे तो पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाओगे वो खींचने लग जाएगा, फोटो करंट बढ़ना चाहिए। लेकिन यहां पे ऊपर एक वर्ड यूज किया हुआ क्वेश्चन में, सैचुरेशन इज अटेन्ड। सैचुरेशन क्या हो चुकी है? अटेन हो चुकी है। अगर सैचुरेशन अटेन हो गई हुई है तो वोल्टेज लगाने से कोई फायदा नहीं होता, वोल्टेज इंक्रीज करने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला। जवाब दे दो, क्लियर है कि नहीं? कोई फायदा नहीं होने वाला। तो बची कौन सी? हाँ, पॉजिटिव लगाने से इलेक्ट्रॉन थोड़ा तेज आ रहे हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी माना जा सकता है, सही हो जाएगी। फोटो करंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद करो ये एनोड पोटेंशियल है, इधर फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। सैचुरेशन आने के बाद आप वोल्टेज इंक्रीज करते जाओ, करंट को कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसलिए सेकंड आपका टाइम ही था, लेकिन सेकंड नहीं हो सकता। इनमें से बेस्ट आंसर क्या है? सॉरी, फर्स्ट वाला लग रहा था, लेकिन इसमें से बेस्ट आंसर कौन सा निकलेगा? सेकंड ही निकलेगा। कुछ समझ में लगा? नहीं लगा? थोड़ा सा देखो, थर्ड और फोर्थ जब हमने रिजेक्ट किए हैं उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सैचुरेशन फोटो करंट बेटा बताया नहीं था जब हमने ये वाला ग्राफ डिस्कस किया, कि जब पूरा एक्सपेरिमेंटल स्टडी हमने लगाई तो यहां पर हमने बताया ना बेटा कि ये एनोड पोटेंशियल है। जब इसको बढ़ाते हैं, जीरो रखोगे तो करंट जीरो नहीं होता, कुछ ना कुछ तो फिर भी आता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद ही पहुंच जाते हैं। फिर इसके बढ़ाने से पहले तो करंट बढ़ता है, लेकिन एक स्टेज के बाद ज्यादा वोल्टेज बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता और उसके बाद वो कांस्टेंट का कांस्टेंट ही हो जाता है। अब जब ये वोल्टेज के चेंज से इसमें कोई फर्क ना पड़े, मतलब फर्क पड़ना बंद हो जाए, उस स्थिति को क्या कहते हैं? कि सैचुरेशन आ चुकी है, अब करंट और नहीं बढ़ रहा। ठीक है जी। तो मैं बोल रहा था थर्ड और फोर्थ को रिजेक्ट करने में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, बच गए दो। फोटो करंट इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। वैसे दोनों इंक्रीज होने चाहिए, लेकिन ऑलरेडी सैचुरेशन आ चुकी है इसलिए फोटो करंट इंक्रीज वाला नहीं लगाएंगे, काइनेटिक एनर्जी। इनमें से जो बेस्ट आंसर है वो कौन सा आपका? सेकंड ही होगा। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 12, द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ ए लाइट सोर्स आर बोथ डबल्ड। फ्रीक्वेंसी भी क्या की है भाई? डबल कर दी, 2 टाइम्स। और इंटेंसिटी भी क्या की है? 2 टाइम्स। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? ये वाला ग्राफ अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे करो, स्टॉपिंग पोटेंशियल को फर्क पड़ता है। ये V01 है, ये V02 है, ये V03
फ्री है, नहीं समझे? ये समझ गए? फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज होता है, मोर देन डबल होता है। पिछले क्वेश्चन में किया अभी तुमने, फ्रीक्वेंसी डबल किया है इसने, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? मोर देन डबल होगा। पीछे क्वेश्चन में कवर अप कर ऊपर से इंटेंसिटी क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो एक ग्राफ हमारे पास ये भी है। इंटेंसिटी इंक्रीज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसको फर्क पड़ता है? सैचुरेशन करंट को फर्क पड़ता है। देखो ग्राफ से सब कुछ निकलता है, पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए ये ग्राफ। तो अगले ने क्या कर दी? फ्रीक्वेंसी भी डबल कर दी, इंटेंसिटी भी क्या कर दी? डबल कर दी। देखो मेरे हिसाब से इसमें पढ़ते हैं ऑप्शंस क्या है कि आपका सैचुरेशन करंट भी क्या होना चाहिए? बढ़ जाना चाहिए, और स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ जाना चाहिए। तो द सैचुरेशन फोटो करंट रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम। इंटेंसिटी डबल की है, सैचुरेशन करंट ऑलमोस्ट सेम कैसे रह सकता है? अगर पहले से ही सैचुरेशन हुई हो तो दूसरी बात है, लेकिन यहां पे कहीं नहीं बोला हुआ कि पहले से सैचुरेशन हुई हुई है। सैचुरेशन फोटो करंट रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम। मेरे हिसाब से ये आंसर क्या है? ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। अगली स्टेटमेंट है द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डबल्ड। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डबल्ड। वो डबल नहीं होती। फ्रीक्वेंसी डबल करने से काइनेटिक एनर्जी डबल से क्या होती है? थोड़ी ज्यादा होती है। अब देखो इसके आंसर्स में क्या दे रखा है? बोथ 1 and 2 है, ट्रू। सेकंड ऑप्शन दे रखी है इसने, इसका आंसर सेकंड है, 1 is ट्रू बट 2 is फॉल्स। फ्रीक्वेंसी डबल, इंटेंसिटी भी डबल। अगर इंटेंसिटी डबल है तो सैचुरेशन करंट को बढ़ना ही बढ़ना है। अब ये कह रहा है कि सैचुरेशन करंट रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम, उसको सही बोल रहा है, तो इसके साथ बेटा हम सहमत नहीं है। ये क्लियर कट है, दोनों डबल की है। फिर से पढ़ लो क्वेश्चन को। तो फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट सोर्स आर बोथ डबल। फ्रीक्वेंसी भी डबल की और इंटेंसिटी भी क्या की है? डबल। इंटेंसिटी बढ़ने से सैचुरेशन करंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, अगर पहले से सैचुरेशन ना दी हुई हो तो सैचुरेशन करंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब मेरे हिसाब से अगेन फर्स्ट क्या है? गलत है। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डबल। वैसे तो सेकंड भी क्या है? गलत है, क्योंकि वो डबल नहीं क्या होगी? डबल से थोड़ी क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी। ठीक है, डबल से क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। बाकी इसको चेक किया जा सकता है, बट अगर पीछे सेकंड दे रखा है तो ये कंफ्यूजन वाली बात है। फर्स्ट क्या होगा? गलत है, और सेकंड भी क्या है? गलत है। पीछे क्या आंसर दे रखा है? बोल भाई, नेट पे देख लिया तूने? नेट पे क्या दे रखा है? नेट पे दिया हुआ है ए इज फॉल्स, बी इज ट्रू। देखो नेट पे दिया हुआ है ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू। उसको फिर भी हम क्या मान सकते हैं? फिर भी कैसे मान सकते हैं? सैचुरेशन करंट सेम हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंटेंसिटी क्या की गई है? डबल। हर साइड पे अलग अलग आंसर है। जो फिर कितनी साइड देख ली तूने? दो तो देख ली, एक टॉपर आती है सबसे पहले और एक बाईजीज आती है, दोनों में अलग अलग आंसर है। तो कई बार क्या होता है, जो ऐसे क्वेश्चन होता है उसको धक्केबाजी की हुई होती है, तो ऐसे क्वेश्चन में ऐसे चलता है। आप हमने नेट पे भी देख लिया बेटा, ठीक है, किसी ने देख लिया, पीछे भी देख लिया जो हमें आंसर दे रखा है। अब उन सब में क्या क्रिएट हुई है? नेट पे दो जगह देखा, अलग अलग है, पीछे और कुछ है, तो हम अपने हिसाब से चलते हैं ना बेटा। मे भी हमारा भी आंसर जो मैं बोल रहा हूं मे भी वो परफेक्ट ना हो, लेकिन मैं अभी भी उसी बात पे अड़ा हुआ हूं, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला इंटेंसिटी क्या की है? डबल की है। इंटेंसिटी डबल करने से मेरे पास ये ग्राफ पड़ा हुआ है। सैचुरेशन करंट सेम तो नहीं रह सकता, उसमें चेंज तो आना ही आना है। तो पहली स्टेटमेंट मेरे हिसाब से क्या है? रॉन्ग है। जल्दी बोलो। ठीक है, अब नेट पे देखने के बाद तो मेरी बात पे थोड़ा सा विश्वास तुम्हें हो रहा होगा। आप तो देख लिया ना, नेट पे भी देख लिया। ओके, और इसमें देख, ये मैं फिर भी मान सकता हूं, फिर भी मान सकते हैं कि सही है, क्योंकि देखो हमें पता है, अभी अभी हम क्वेश्चन करके आए हैं, असल में ये डबल नहीं मोर देन डबल होती है। अब उसने कहा कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डबल है, फिर भी इसको सही माना जाता है। कम से कम उसने बोला तो है ना, डबल तो बोला है। पहली वाली तो बिल्कुल ही क्या है? गलत है। ओके, इस क्वेश्चन को रिफ्रेश कर दोबारा सुन लो। दोबारा जब आप देखते हो तो क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन में क्या दे रखा था? फ्रीक्वेंसी भी डबल, इंटेंसिटी भी डबल। इस बात में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। इंटेंसिटी डबल कर दोगे और पहले सैचुरेशन नहीं हुई थी तो सैचुरेशन करंट बढ़ना ही बढ़ना है। इसने बोला था सैचुरेशन करंट चेंज ही नहीं होता, गलत है वो बिल्कुल। पहली स्टेटमेंट तो गलत ही है। दूसरी स्टेटमेंट सही मान भी सकते हैं, क्योंकि उसने चलो डबल तो कहा है ना, वैसे डबल नहीं, डबल से भी थोड़ा क्या आना चाहिए? ज्यादा आना चाहिए। ओके, हमने 5 मिनट इस क्वेश्चन की डिस्कशन की। एक सेटिस्फेक्शन की बात होती है कि मैंने बताया
भले वो परफेक्टली नहीं हुआ, लेकिन एक सुनकर एक्सप्लेनेशन से एक सेटिस्फेक्शन आती है ना कि हाँ भैया ठीक है, कुछ तो ठीक बात लग ही रही है। तो हम धक्के से भी आंसर नहीं ना मिला सकते, पीछे आंसर हमें नहीं पसंद आया, हमने बोला कि यार ऐसे ऐसे इसकी बात बनती होगी। नेट पे भी देख लिया, नेट पे भी दो जगह पर क्या है, अलग अलग ही है, तो मतलब कंफ्यूजन वाली बात है। हमने अपने हिसाब से आंसर दिया, किसी के हिसाब से इसका आंसर नहीं दिया। ठीक है जी, ओके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉइंट सोर्स कॉजेज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसका भी डाउट होगा देख लेना। पॉइंट सोर्स है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करता है मेटल प्लेट पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज में रिप्रेजेंट सैचुरेशन फोटो करंट एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड मेटल। ओके, ये शायद हमने बीच में ना डायरेक्ट डिस्कस करते हुए बात की नहीं, डिस्टेंस वाली। अब डायरेक्ट नहीं की, आगे पीछे जरूर कर रखी है। कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है ना भाई, कोई भी सोर्स ऑफ लाइट, उसकी जो इंटेंसिटी है, ये मान लो सोर्स ऑफ लाइट है, इस जगह पर बेटा जितनी लाइट की इंटेंसिटी पड़ रही होगी, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये याद रखो। अगर आप सोर्स का डिस्टेंस डबल कर देते हो तो इंटेंसिटी 4 गुना कम हो जाएगी। अगर डिस्टेंस आधा कर देते हो तो इंटेंसिटी 4 गुना बढ़ जाएगी। ओके, तो ये मैंने बोला, हमने डायरेक्ट नहीं कभी ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करते वक्त डायरेक्टली नहीं मैंने बताया, अदरवाइज आगे पीछे तो पहले हुआ ही हुआ ये। तो याद रखो, इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होती है, क्योंकि इसने डिस्टेंस की बात की थी। तो सैचुरेशन फोटो करंट एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, ध्यान से सुनना। हमें पता है जो सैचुरेशन करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। जवाब दे दो, सैचुरेशन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्लियर है? लेकिन इंटेंसिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द क्या है, डिस्टेंस है। तो बात क्या निकल कर आई, सैचुरेशन करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के नहीं। ग्राफ देखो, एक तरफ क्या है सैचुरेशन करंट और दूसरी तरफ क्या है डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पहला वाला तो गलत हो गया, ये तो कहता है डिपेंड ही नहीं करता। ये वाला सही हो सकता है, ये वाला सही हो सकता है, ये वाला सही हो सकता है, क्योंकि तीनों में नीचे नीचे नीचे। ये वाला गलत कर दो, क्योंकि आर के ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। लीनियर तो बनेगा ही नहीं, जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर है, पैराबोलिक ग्राफ बनाना है हमने। वैसे दोनों ही क्या है, पैराबोलिक है, लेकिन आपको पहले भी पता है ऐसे बहुत टॉपिक किए हुए हैं, बहुत क्वेश्चन किए हुए हैं। जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है तो इस टाइप का पैराबोला ही बनना। ओके, यही इसका आंसर होना चाहिए। देखो जी, फोर्थ आंसर ये समझ में लगा कि ऊपर से निकला, क्लियर ही है। तो इंटेंसिटी के बेटा डिस्टेंस के साथ भी क्या होती है, रिलेशन होती है। आप लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ लिया, कर लिया, मान लो आपने क्लासेस भी कोई मिस नहीं की, सब कुछ कर लिया, लेकिन जब तक ये क्वेश्चन नहीं निकालते हो तब तक ये आना ही नहीं है। आपको ये क्वेश्चन कवर अप करने ही पड़ेंगे, और खुद करने पड़ेंगे, किसी के करवाने से कोई फायदा नहीं है, आपको खुद करने पड़ेंगे, खुद करने पड़ेंगे। हाँ, जो जेन्युइन डाउट है भाई, अब 70 क्वेश्चन थे, 78 80 के करीब क्वेश्चन थे, उसमें आप मेरे पास 15 से 20 डाउट ले आओ बनते, वो मैं करा ही रहा हूँ, उससे ज्यादा नहीं कराऊंगा। गुरशरण सुन ले, और करने तुझे पड़ेंगे, छोड़ने भी नहीं है, करने भी पड़ेंगे। कर इनको, चाहे 2 बार कर, 4 बार कर, करने तो पड़ेंगे। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, समझ गए? कई बार क्या होता है, क्वेश्चन रिपीट करेंगे। अब आज की क्लास लगने के बाद तेरे को कुछ 2 4 5 7 क्वेश्चन कवर अप होंगे। अब उसके दम पे तेरे में भी अब 5 क्वेश्चन के दम पे तेरे 25 क्वेश्चन कवर अप हो जाए, क्योंकि ये डिस्टेंस वाला बार बार आएगा। 3 4 5 7 8 10 क्वेश्चन तो डिस्टेंस वाली आपको अब इसमें मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके बेटा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान देना जी। क्वेश्चन नंबर 15 से द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस आर ऑल एट रेस्ट। जितने भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, दे ऑल आर एट रेस्ट। ऐसा तो नहीं है, अब इजेक्ट हो गए। देखो, अगर वर्क फंक्शन है 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो इंसिडेंट लाइट है उसकी एनर्जी भी है पूरी की पूरी 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ठीक है कि आए फोटोन्स आए, 2.2 इजेक्ट करने के लिए चाहिए थी, इसके पास है 2.2, उसने अपनी सारी दे दी, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट तो हो गए, लेकिन उनके पास चलने के लिए एनर्जी ही नहीं है, क्योंकि सारी एनर्जी तो कहां लग गई, इजेक्ट करने में। तो वो रेस्ट पे पड़े रहेंगे, चलो माना जा सकता है। लेकिन नॉर्मली तो जो इंसिडेंट लाइट होती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है हम ज्यादा ही डालते हैं। तो मेरे ख्याल से पहला तो हमें पसंद नहीं आया। द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम मेटल सरफेस आर ऑल एट रेस्ट, हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी। द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम मेटल सरफेस ऑल हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, ये माना जा सकता है। इजेक्ट होते वक्त तो सबके पास सेम ही थी, आगे चलकर वो चेंज भी हो सकती है, कोलाइड कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो ये हो सकता है। हैव सेम मोमेंटम, एनर्जी सेम है, जरूरी है,
और मोमेंटम किसके इक्वल होता है? मोमेंटम और एनर्जी के बीच में रिलेशन है √2m/e। जब एनर्जी सेम है, मास सारे इलेक्ट्रॉन का क्या है, सेम है, तो वैसे तो मोमेंटम भी क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। हैव स्पीड्स वेरिंग फ्रॉम 0 अप टू अ सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू। स्पीड उनकी कुछ जीरो से एक मैक्सिमम वैल्यू तक हो सकती है। अब देखो यहां पे ना उसने मैक्सिमम वैल्यू ऐसा कुछ वर्ड यूज कर दिया, तो यहां मैं मान के चल रहा हूं वो बिल्कुल इजेक्ट होने के बाद की बात नहीं कर रहा, जनरल बात ही कर रहा है। वहां ऊपर लिखा भी नहीं है कहीं पर कि जस्ट आफ्टर द इजेक्शन। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? जस्ट आफ्टर द इजेक्शन अगर की बात हो रही होती ना, तो उनकी एनर्जी भी सेम होती है, क्योंकि मास सेम है तो मोमेंटम भी सेम होती है जस्ट आफ्टर द इजेक्शन, और स्पीड भी सेम होती है। लेकिन इनमें से पहला तो आउटराइटली क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, तो मुझे सेम मोमेंटम भी लगाना पड़ेगा। लेकिन ये इसमें से फिर सबसे सुटेबल आंसर बन रहा है। पीछे आंसर चेक करो, ये आंसर है, ये सबसे सुटेबल आंसर बन रहा है कि हाँ ठीक है, कुछ एक मिनिमम वैल्यू से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगी। जल्दी बोलो, समझ गए? जीरो से लेके एक मैक्सिमम वैल्यू तक कुछ भी हो सकती है, तो सिचुएशन के हिसाब से बेस्ट यही है। ओके बेटा, जिन बच्चों ने ये क्वेश्चंस नहीं किए किसी भी कारण, लेट किसी का सर दर्द हो रहा था, कोई आया नहीं था, किसी के पेपर चल रहे थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो मे बी न्यूमरस रीजंस नहीं किए। लेकिन जो क्लास में मैंने 4 या 5 या 3 6 जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, देखो प्रिया को छोड़ देते, प्रिया को छोड़ ही देते हैं। प्रिया ने तो लेक्चर नहीं लगाया एक भी, तो इसको टॉपिक भी नहीं आता। लेकिन बाकी बेटा जिन्होंने एटलीस्ट लेक्चर वेक्चर लगाए हैं और चलो क्वेश्चन नहीं किए, उनको जो क्लास में कराए हैं 2 4 5 7 जितने भी कराए अभी तक मैंने, वो तो समझ में लगे कि वो भी नहीं लगे, बिल्कुल लग गए थोड़े बहुते। तो कोशिश किया करो, कोशिश किया करो, पॉजिटिविटी में रहा करो, कोशिश किया करो। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया जी। थर्ड ऑप्शन को नहीं बेटा, इस क्वेश्चन में अब थर्ड गलत है। वैसे तो अब देखो, अगर बोला हो कि जस्ट आफ्टर द इजेक्शन, जस्ट आफ्टर द इजेक्शन सबके पास काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम ही होती है। इजेक्ट होते वक्त तो सारे इलेक्ट्रॉन जो भी इजेक्ट होगा सब सेम काइनेटिक एनर्जी लेकर ही आते हैं। जब काइनेटिक एनर्जी सेम होती है, मास वैसे इलेक्ट्रॉन का सेम है, तो उनका मोमेंटम भी क्या होगा, सेम ही होगा। तो उस हिसाब से अब जस्ट आफ्टर द इजेक्शन दे आर इजेक्टेड विद सेम मोमेंटम सेम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ओवरऑल एक जीरो वैल्यू से लेके एक मैक्सिमम वैल्यू के बीच में कुछ भी हो सकती है, क्योंकि उसके बाद इनकी एनर्जी डिक्रीज भी हो सकती है, वो कोलाइड कर जाते हैं, बाहर आते आते लूज कर जाते हैं एनर्जी। बोलो पॉइंट समझ गए कि नहीं? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। इन अ फोटो एमिसिव सेल विद एक्साइटिंग वेवलेंथ लैम्डा, द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन हैज ए स्पीड v। फास्टेस्ट मतलब जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेकर आया है। इफ द एक्साइटिंग वेवलेंथ चेंजेस टू 3 लैम्डा बाय 4, वेवलेंथ चेंज करके कितनी कर दी, 3 लैम्डा बाय 4, द स्पीड ऑफ द फास्टेस्ट एमिटेड इलेक्ट्रॉन विल बी। तो जो फास्टेस्ट एमिटेड इलेक्ट्रॉन है इसकी स्पीड कितनी होगी, ध्यान से सुने। ई मैक्स इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन, ऐसा फार्मूला होता है कुछ, एच सी बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन। ओके, इसकी जगह हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन, यानी वी स्क्वायर। चलो ऐसे ही रहने दो, ये पहली इक्वेशन होगी। ठीक है जी, पहले स्पीड वी थी, ध्यान से सुनना, हाफ एम, स्पीड चेंज हो गई क्योंकि वेवलेंथ क्या हो गई, चेंज हो गई। वेवलेंथ कितनी कर दी तुमने, 3 लैम्डा बाय 4 कर दी, जवाब दे दो सही है। ये कितनी कर दी हमने, 3 लैम्डा बाय 4, तो यहां 3 लैम्डा हो गया, 4 चले गया ऊपर, माइनस वर्क फंक्शन आएगा ही आएगा, जवाब दे दो सही है कि नहीं? चाहिए क्या तुम्हें, वी डैश चाहिए, क्या चाहिए होगा तुम्हें, वी डैश की वैल्यू चाहिए होगी। एक तो बेटा तुम्हें इसमें जो ओमेगा नॉट है उसको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि ओमेगा नॉट दोनों में ही है। तो एक हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा माइनस ओमेगा। किसी ने किया ये क्वेश्चन, कर लिया, कैसे किया, 4 बाय ओमेगा के नीचे 4/3, यहां से 4/3 कॉमन ले लिया, मतलब वही है रिड्यूस करने वाला
तू कह रहा है कि इन दोनों में से ओमेगा नॉट क्या करेंगे बेटा, हम रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करने के लिए क्या किया, माइनस ही कर दे। जब तू माइनस ही कर देगा, इसमें से इसको क्या कर देगा, माइनस कर दोगे, तो ओमेगा नॉट क्या हो जाएगा आपका, खत्म ही हो जाएगा। जल्दी बोलो, समझ रहे हो? इसको इससे क्या कर दो, माइनस कर दो, ओमेगा नॉट आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बोलो समझ रहे हो पॉइंट की नहीं? करना अपने आप पड़ेगा, कैलकुलेशन इसकी लंबी है, मैं आपको बस हिंट देके चल रहा हूं। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ये सेकंड इक्वेशन बन गई। सेकंड में से फर्स्ट को क्या कर दो, माइनस कर दो, और ओमेगा नॉट आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ओमेगा नॉट कैंसिल होकर उसके बाद बेटा वी डैश को इन टर्म्स ऑफ वी आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ऐसी की है, ऐसी किया है, वो कह रहा है कि सॉल्व हो जाएगा, इसको अपने आप कर लेना। मेरा काम था हिंट देना, मैंने करवा दिया। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद बोलो जी, क्वेश्चन नंबर 23 आ गया। 23 देखो, रेडियो स्टेशन इज ट्रांसमिटिंग द वेव्स ऑफ वेवलेंथ 300 मीटर। रेडियो स्टेशन इज ट्रांसमिटिंग वेव्स ऑफ वेवलेंथ 300 मीटर। रेडिएशन कैपेसिटी ऑफ द ट्रांसमीटर इज 100 किलोवाट। फाइंड आउट द नंबर ऑफ फोटोन्स विच आर एमिटिंग पर यूनिट टाइम। ओके, क्या मैंने फार्मूला लिखवाया है, नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर यूनिट टाइम वाला? क्या फार्मूला था, P इज इक्वल टू एन एच न्यू। फार्मूला लिखवाया आपको कि नहीं लिखवाया, बोल दो यार। P इज इक्वल टू एन एच न्यू। P क्या है यहाँ पर, पावर ऑफ द सोर्स, जो भी आपका सोर्स ऑफ लाइट है उसकी पावर। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम जो एमिट हो रहे हैं। एच प्लैंक्स कांस्टेंट न्यू फ्रीक्वेंसी, एन इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय एच इंटू न्यू हो जाएगा। एक बात बस ये बताओ, इससे आंसर आया कि नहीं आया, आ गया, ये लगना। ठीक है, P बेटा पावर, एन नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड, न्यू फ्रीक्वेंसी। तो रेडियो स्टेशन है ट्रांसमिटिंग वेव्स और वेवलेंथ दे रखी है, तो फ्रीक्वेंसी को किस टर्म्स में कन्वर्ट कर देना, वेवलेंथ के टर्म्स में कन्वर्ट कर देना। छोड़ दूं, ठीक है, यूनिट का ध्यान रखना, मीटर मीटर में प्रॉपर तरीके से कन्वर्ट कर लेना। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम एनर्जी इज। एक इलेक्ट्रॉन है, एक फोटोन है, दोनों के पास एनर्जी क्या है, सेम है, तो वेवलेंथ ज्यादा किसकी होगी? पहले ये बताओ, क्या फोटोन की वेवलेंथ ज्यादा दे रखी है? आंसर बताओ, आंसर कौन सा है इसमें, पहला ही है, याद कर लो पहले। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ काफी ज्यादा कम होती है एज कंपेयर टू फोटोन, अगर एनर्जी क्या हो, सेम हो। बाकी कुछ नहीं, हम निकाल लेंगे। मान लेते हैं हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की बेटा एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में हमारे पास क्या फार्मूला है, इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल है ना, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2 इंटू एम इंटू ई। जवाब दो, यही है इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन इज ए पार्टिकल, पार्टिकल है तो उसकी कौन सी वेवलेंथ यूज होगी बेटा, डे ब्रॉगली वेवलेंथ यूज होनी चाहिए। तो पार्टिकल्स के लिए एच अपॉन रूट 2 एम ई यूज होता है। जवाब दे दो भाई, सही है। और अगर फोटॉन्स की बात करें तो उसके लिए फार्मूला क्या यूज होता है, लैम्डा इज इक्वल टू 12375 डिवाइडेड बाय एनर्जी। ये एनर्जी किस में होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। इसको जॉल में कन्वर्ट करना हो तो ई से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। पता है कि नहीं पता? ठीक है जी, जवाब दे दो भाई। पहला क्लियर है, दूसरी इक्वेशन भी क्लियर है। ये किसकी है, इलेक्ट्रॉन की है, ये किसकी है, फोटोन की है। एनर्जी दोनों की क्या है, सेम है, तो आप डिवाइड कर कर कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि अगर एनर्जी सेम है इसकी तो आप इसको डिवाइड कर कर मतलब कंपेयर करके निकाल सकते हो कि फोटोन की हमेशा क्या आएगी, ज्यादा आएगी। आपके पास दो फार्मूले, आप इनका यूज कर कर आसानी से निकाल सकते हो। लेकिन ये वैसे ही याद रखना है, अगर एनर्जी सेम है तो कैलकुलेट करने पर इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ क्या आने वाली है, कम आने वाली। बोलो ठीक है, कर लोगे? अब देखो, इसको करके दिखाएंगे, उसमें टाइम लगेगा। मतलब मैंने दोनों फार्मूले बता दिए, बस आपको अगर कंफ्यूजन थी ये बता दिया। अगर आप फोटोन के लिए बात करते हो तो उसके लिए तुम्हें E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा टाइप चलना था। E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, ये वहीं से बना रखा ना मैंने। और अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो तो उसके लिए तुम्हें लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m ई वाला फार्मूला यूज करना। ई दोनों की सेम रखकर आपस में कंपेयर करोगे, हो जाएगा। छोड़ दें, लेकिन अगली बार से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में मिलेगा तो सॉल्व थोड़ी करोगे, याद ही रखोगे। सेम एनर्जी होगी तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ ही क्या आने वाली है, कम। काफी फर्क आता है, काफी फर्क आता है, काफी कम आ जाएगी। ओके, अगला क्वेश्चन आ गया जी आपके पास, क्वेश्चन नंबर 45 तक पहुंच गए मान लो, करते करते तुम लोग। रेडिएशन ऑफ एनर्जी ई फॉल्स नॉर्मली ऑन ए परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस।
द मोमेंटम ट्रांसफर टू द सरफेस इज, ओके ध्यान से सुनना, इस पे 3-4 तरह के क्वेश्चन आते हैं। कई बार वो कहता है परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कई बार वो कहता है परफेक्टली एब्जॉर्बिंग, कई बार क्वेश्चन आता है पार्शियली रिफ्लेक्टिंग। पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मतलब 50% रिफ्लेक्ट कर रहा है जी, और 50% क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? ओके, अब मुझे ये बता दो, एक फोटोन का मोमेंटम क्या ई बाय सी याद किया हुआ है? देखो ये प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन कराई थी वहां पे, कई बात है, पी इक्वल टू एन एच न्यू फार्मूला है, ओके वो पावर थी, और ये पी इज इक्वल टू ई बाय सी है, ये मोमेंटम है, समझ रहे हो कि नहीं? फोटोन के मोमेंटम का फार्मूला याद रख लो, पी इज इक्वल टू ई बाय सी। कभी कभी ई को यू भी लिखा होता है, लेकिन इस चैप्टर में ई चल रहा है, तो बोल दो भाई सही है। ये क्या चीज है? मोमेंटम है, ठीक है, इसका यूज होगा। पहले ध्यान से सुनना, क्या तुमने 11वीं कक्षा में ये पढ़ा हुआ है कि एक फोटोन, एक बॉल है जी, बॉल, फोटोन छोड़ो, बॉल है, बॉल है, वो वी वेलोसिटी से जा रही है, तो टक्कर खा के वी वेलोसिटी से ही क्या आ जाती है, वापस आ जाती है। तो जाते वक्त इसके पास कितना मोमेंटम था, एम वी, टक्कर खा के वापस आ गई तो कितना मोमेंटम आ गया, एम वी आ गया। तो चेंज इन मोमेंटम 2mv होता है, ऐसा करके डायरेक्ट याद करवाते होते थे कि भाई एक बॉल है जिसके पास मोमेंटम p है, अगर टक्कर खाकर उतनी मोमेंटम से वापस आ गई तो उसका चेंज इन मोमेंटम कितना माना जाएगा, 2 इंटू पी माना जाएगा, 2 इंटू एम वी माना जाएगा। जल्दी बोल दो, याद आया कुछ कि नहीं? कैसे निकालते थे? चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है, इस तरफ है ना भाई, कितना है, माइनस एम वी माइनस, और इनिशियल उस तरफ है ना, वो पॉजिटिव है। एम वी ये कितना आता था -2mv। भाई मैकेनिक्स पे चले गए मॉडर्न फिजिक्स छोड़कर। पहले बताओ ये पुराना फार्मूला, ये एक बॉल है, मोमेंटम पी से जा रही है, टक्कर खाकर अगर रिफ्लेक्ट होकर सेम स्पीड से वापस आ जाए तो चेंज इन मोमेंटम कितना आता था, 2mv आता था। यार हाँ ना में जवाब तो दे दो कि हाँ ऐसा करके कोई फार्मूला होता था। ओके, अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पर। ये तो क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं बेटा वो करा ही रहा हूं, आगे के क्वेश्चन भी आएंगे, बड़े काम की चीज है। क्वेश्चन आ गया कोई बात नहीं, अब करा देते हैं। भाई ये परफेक्टली क्या है, रिफ्लेक्टिंग, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है। तो जो फोटोन आया है बेटा, अगर उसका टक्कर मारते वक्त मोमेंटम कितना था, v, तो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग था ये, वापस आते वक्त भी कितना है, p ही है, बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं हुआ। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया, 2p आ गया, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया, 2p आया। यानी आंसर इस क्वेश्चन का तो कितना आने वाला है, 2 इंटू ई डिवाइडेड बाय सी आने वाला है। जवाब दे दो, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, ठीक है, क्लियर हो गया? पहले आंसर मिला लो, मिल गया। आंसर क्या आना चाहिए इसका, 2e डिवाइडेड बाय सी। ओके, अब यही क्वेश्चन कल को होता परफेक्टली एब्जॉर्बिंग, फोटोन आया है परफेक्टली एब्जॉर्बिंग पे, तो चेंज इन मोमेंटम कितना आया है, या मोमेंटम ट्रांसफर टू द, जिसके ऊपर टकराया ना उसको मोमेंटम ट्रांसफर। इसमें यह भी पूछ सकता था, जैसे इसने क्या पूछा, द मोमेंटम ट्रांसफर टू द सर्फेस। हाँ, इसने यही पूछा है कि मोमेंटम ट्रांसफर टू द सर्फेस, जितना भाई उसमें चेंज आया उतना ही उसने ट्रांसफर किया होगा। तो ट्रांसफर कितना आया, 2e बाय सी। अगर चेंज इन मोमेंटम ऑफ द फोटोन पूछा होता तो भी क्या आता, 2e बाय सी आता। जवाब दे दो, सही है। ओके, अगर ये परफेक्टली एब्जॉर्बिंग होता तो ये पी था, ये आके टक्कर मार के डेड हो गया, खत्म ही हो गया, एब्जॉर्ब हो गया ना, वापिस आया ही नहीं। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आया, बस पी आया ना, पहले पी था, फाइनल मोमेंटम 0, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, पी ही हुआ। तो मोमेंटम ट्रांसफर टू द सरफेस कितना होता, पी ही आता आंसर। जवाब दे दो भाई, सही है, ठीक है जी। इस केस में कितना आता, पी, और परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग के केस में क्या आता, 2p या 2e बाय सी। इसका आंसर क्या ना, समझ रहे हो क्या, ऊपर से निकल रहा है क्वेश्चन, लग गया समझ? अब यहां तक भी सही है, यहां तक भी सही है। कई बार वो पंगे वाला क्वेश्चन डाल, वो कहता है कि जो मटेरियल है वो 50% क्या है, एब्जॉर्बिंग, और 50% क्या है, रिफ्लेक्टिंग। अगर ये 50% एब्जॉर्बिंग है तो जो मोमेंटम आ रहा था भाई इसके पास p था, इसका 0.5p रिफ्लेक्ट होके वापिस आना है और 0.5p एब्जॉर्ब हो जाना है। बोलो समझ गए कि नहीं? जो रिफ्लेक्ट होके आता है वो डबल होके इफेक्ट देता है। बोलो समझ गए कि नहीं?
तो 0.5p प्लस 0.5p कितना आ जाएगा, p प्लस, और ये जो एब्जॉर्ब हो गया वो उतना ही इफेक्ट देता है। अगर p होता तो p, 0.5p होता तो 0.5p, तो इसका चेंज इन मोमेंटम कितना आता, 1.5p आएगा। किसी को समझ में लगा कि ऊपर से निकल गया, लग गया जी। अगर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो तो मोमेंटम ट्रांसफर टू द सरफेस कितना आएगा, 2p या 2e/c। अगर परफेक्टली एब्जॉर्बिंग हो तो सिर्फ p या e/c। अब कभी कहता है 50%, कभी कहता है 30%, कभी कहता है 40%, वो मौके के हिसाब से तुम्हें निकालना पड़ेगा। जल्दी बोलो, समझ गए या नहीं? एक क्वेश्चन तो जल्दी से मान लो, क्वेश्चन था पार्शियली रिफ्लेक्टिंग है, 30% रिफ्लेक्ट करता है, 70% क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब करता है। अगर जो फोटोन है उसका इनिशियल मोमेंटम कितना है, p, यानी e/c है। एनर्जी देगा तो e/c, मोमेंटम दे देगा तो p मान लेना है। आमतौर पे एनर्जी देता है, तुम्हें बाद में e/c करना पड़ेगा। कितना रिफ्लेक्ट करता है, 30%। तो आंसर क्या आएगा, व्हाट इज द मोमेंटम ट्रांसफर टू द सरफेस, 30% यानी 0.6p प्लस 0.7p, 1.3p या 1.3 e/c। किसको समझ में लग गया? 30% एब्जॉर्ब रिफ्लेक्ट हुआ था ना बेटा, 30% का मतलब 0.3, वो वापस भी तो आना है ना, डबल कर दिया, 0.6 आ गया, समझ गए। और जो 70% था वो तो एब्जॉर्ब हुआ था, वो तो 0.7p ही रहेगा, इसलिए 0.7p आ गया। आंसर आ जाएगा, दोनों को जोड़ दो, ये चेंज इन मोमेंटम। अब ये जो अभी क्वेश्चन आया ना, अभी ये वाला, ये काम की चीज निकल कर आ गई उसमें से। अब क्वेश्चन जब चल रहे हैं, एक काम की चीज भी निकल कर आ गई, बाकी तो ठीक है, जनरल क्वेश्चन आपके चल ही रहे थे। ओके, द टाइम द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ओके, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने जो पढ़ा ना, सब लॉज ही पढ़े हैं, लेकिन मैंने लाइन टू लाइन ऐसे नहीं लिखवाए कि फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ ऐसे करके नहीं लिखवाया भाई। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पहला लॉ है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, मतलब टाइम लैग जो होता है ना के बराबर होता है। फोटोन आते हैं, टकराते हैं, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं। इसमें कोई ऐसे टाइम नहीं लगता कि पहले फोटोन आके पूछेगा कि भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी चाहिए कि नहीं, फिर इलेक्ट्रॉन सोचेगा कि देखता हूं यार मन कर रहा है, अभी तो मेरा मन नहीं कर रहा है इजेक्ट होने के लिए, और इतना टाइम नहीं होता इनके पास। वो कहता है भैया ले और बाहर आ जा। तो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है। लेकिन अगर कभी टाइम की बात कर दे तो कितना टाइम लेना है, 10⁻⁻10 सेकेंड लेना है। वैसे ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, 10⁻⁻10 भी पीछे आंसर चेक करो, आंसर मिला लिया करो, -10 ही दे रखा है। ओके, तो वैसे कभी पूछ ले इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है कि नहीं, तो बोलो हाँ इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। ओके, और अगर कभी टाइम आप दे ही दिए तो टाइम कितना लेना है बेटा, 10⁻10, -16 उससे भी नीचे हो जाएगा, वो काफी कम। -10 फिगर जो है अवेलेबल होती है किताबों में। ठीक है, तो इसमें समझने वाला नहीं था, बस बताने वाली बात थी। अगला क्वेश्चन देख लो जी, कहता है द एनर्जी ऑफ ए फोटोन करस्पॉन्डिंग टू वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम इज इतनी, द फोटोन एनर्जी फॉर ए वेवलेंथ ऑफ 4000 एंगस्ट्रॉम। इसमें अब मैं क्या कराऊं भाई, आंसर गलत आ रहा है। आंसर जाउल्स में है, आंसर जाउल्स में है, कन्वर्ट कर लिया हुआ है। चलो देखते हैं, कह रहा है वेवलेंथ दे रखी है, E इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, hc/λ होता है। ओके, उसने वेवलेंथ दोनों दे रखी है, ठीक है, और एक की एनर्जी दे रखी है, दूसरी की एनर्जी क्या करनी है हमने, निकालनी है। तो E1 इक्वल टू hc/λ1, बोल भाई। E2 इज इक्वल टू hc/λ2, दोनों को डिवाइड कर दे, hc कट गया, E1/E2 इक्वल टू λ2/λ1, E2 इज इक्वल टू E1 λ1/λ2। E1 कितना दे रखा है, 3.32 10⁻⁻19, λ1 कितना दे रखा है, E1/2 λ2/λ1। गलत तो नहीं कर दिया, बस ये चेक करो, E2 E1 λ1/λ2, 3.32 10⁻⁻19, λ1 कितना था अभी पहले वाला, 6000, 4000, 3 ये 3 2 जा नहीं 2 3 जा, और ये 2 जा। अब यहां से आंसर मिला मेरे भाई। पहले तो ये बता ऐसे ही किया, बिल्कुल ऐसे किया, आंसर मैच नहीं हो रहा, नेट पे देख लेना। जब आंसर मैच नहीं हो रहा तो फिर नेट पे देखना पड़ेगा। ओके, अब देख बेटा, करना तो ऐसे ही है। अब यहां से 1-2 बच्चे करके देख लो, आपस में मैच कर लेना। ठीक है, कई बार फिर हो जाता है ना, आगे पीछे हो भी सकते हैं। वैसे इन असाइनमेंट्स के आंसर ठीक जा रहे हैं,
गलत नहीं आ रहे, करना है इसको ऐसी ऐसी किया ना तुम लोगों ने। ओके, ये ऐसे ही करना था। देख लिया नेट पे क्या आंसर दे रखा है अपने वाला, जो इसके पीछे दे रखा है वही दे रखा है, जो यहां से आ रहा है। ओके ठीक है, ठीक है, जो यहां से आ रहा है नेट पे भी वही आंसर दे ही रखा है। ठीक है, फिर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब कई बार क्या होता है, हमसे क्वेश्चन उस वक्त नहीं हो रहा होता, तो भाई कह देते हैं कि क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हो रहा, बाद में देख लेंगे, या सॉल्व करते हैं। लेकिन कई बार फिर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जहां पे दिख रहा होता है कि यार ये आंसर पीछे इनका गलत है, तो वहां पे फिर हम कॉन्फिडेंटली कह देते हैं। तो जैसे यहाँ पे लक्ष्य हमारा कॉन्फिडेंट था कि भी पीछे आंसर गलत होगा। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 54 ये क्या कहता है जी, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ पार्टिकल मोमेंटम एंड एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। क्या बात करते हो, मोमेंटम और डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बीच में रिलेशन। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये क्या हो रहा है, लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय पी, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, तो ये आंसर नहीं है क्या, पी बाय लैम्डा, पी लैम्डा। कौन सा आंसर है पीछे, यही है। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय पी, यहां घुमा दे, पी इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय लैम्डा। वाई एक्सिस पे कौन है मोमेंटम, एक्स एक्सिस पे कौन है लैम्डा, तो यही बनेगा। इसको, ये पैराबोलिक नहीं है, देखो दिखने में ये दोनों ही शेप है ना, वो हाइपरबोलिक भी ऐसे ही बनता है, पैराबोलिक भी ऐसे बनता है। अगर नीचे स्क्वायर हो तो उसको पैराबोलिक बोलते हैं, अगर ना हो तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपरबोलिक बोलते हैं। अगर आमने सामने दोनों बने हो, एक हाइपरबोलिक और एक पैराबोलिक, तो फर्क दिखेगा। वैसे जब एक ही बनाना होता है ना, पैराबोलिक भी उसी तरह का बना देते हैं, हाइपरबोलिक भी। हाइपरबोलिक थोड़ा ज्यादा नीचे जाता है और पैराबोलिक थोड़ा ऐसा। ठीक है जी, कितने क्वेश्चन कर दिए बेटा, गिने किसी ने कि हमने आज कितने का क्वेश्चन कर दिए? चलो, जरूरत नहीं है गिनने की, हम लोग वैसे कहां तक पहुंच गए, 54 तक पहुंच गए। आगे भी हमारे पास देखो कुछ ना कुछ क्वेश्चन है। तो अब से ना जितनी भी असाइनमेंट्स हम कराएंगे उसका रूल ये रखेंगे कि आप करो, मेरे को भेजो, उसमें से मैं कॉमन क्वेश्चन ढूंढकर, क्योंकि हमारी पूरी क्लास देखो लग गई, ऐसा तो है नहीं कि मैंने जल्दी काम खत्म कर दिया, टाइम तो उतना ही लग गया, पूरी की पूरी क्लास ही लग गई, फिर भी काफी क्वेश्चन हमारे निपट गए। बाकी हम करेंगे भाई मंडे।